हाय एवरीवन, दिस इज मनोज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग डेस्क। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का एक और चैप्टर सोशल साइंस का, और वो है इलेक्शन। इलेक्शन में हम बहुत सारे टॉपिक को वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे और हम जानेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के सिस्टम क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा कैसे एग्जिस्ट होता है। ये सारे चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं जो कि चैप्टर के शुरू में ही दिया हुआ है, और वो है व्हाई आर इलेक्शंस एसेंशियल टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाउ डू इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड रूल्स शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस। कैसे इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फेयरनेस को शेप देता है, ये भी हम जानेंगे। और थर्ड में हम ये देखेंगे कि व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज प्ले इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कैसे इंस्टीट्यूशंस और जो लॉ हैं हमारे देश के अंदर वो फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब जानेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को या इलेक्शंस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इस चैलेंजेस की वजह से डेमोक्रेसी कैसे इफेक्ट होता है, डेमोक्रेसी कैसे अफेक्ट होता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्शन मैटर क्यों करता है, इलेक्शन आखिर जरूरी क्यों है। वाई डू इलेक्शन मैटर। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक जो राइट्स होते हैं, जो एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, उसके लिए इलेक्शंस जो होता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और जो भी हमारे देश के अंदर खास करके जो भी डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड में, उनका जो कोर बेस होता है वो पीरियोडिक और रेगुलर बेसिस पर जो इलेक्शन होते हैं वही उनके कोर बेस होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं पब्लिक ऑफिसेस के, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है। उस देश के सिटीजन उसको इलेक्ट करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, और लोकल लेवल पर भी हमारे देश में जो पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब हैं। इनको हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं इनके मेंबर को। उसी तरह से हम देखें तो हमारे देश में प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी हम ही इलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको हम इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हम उनको इलेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि जो क्लास के जो मॉनिटर होते हैं, जिसको गुरमत मतलब गुरु ने जिसको एजुकेट किया है, जिसको इलेक्ट कर दिया है, चूज कर दिया है मॉनिटर के थ्रू, क्या ये पॉसिबल है कि जो क्लास 8 में मॉनिटर है वो क्लास 9 में भी मॉनिटर रहे? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसी तरह से हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं, सिस्टम है, उनमें भी यही होता है कि क्या पिछला जो गवर्नमेंट था आने वाले 5 साल के बाद वही बिना इलेक्शन के लड़े हुए, बिना इलेक्शन प्रोसेस को पार किए हुए, क्या वो गवर्नमेंट को रूल कर सकता है, देश को रूल कर सकता है विदाउट सीकिंग द पीपल्स मैंडेट अगेन? क्या उसको फिर से पीपल का मैंडेट नहीं चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए? क्या वो एक्सरसाइज अपने पावर का, जब एक बार वो चुन लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, तो वो क्या वो हर समय देश को रूल कर सकता है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमें इसमें देखने हैं। और द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज, और इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर बिल्कुल नहीं होंगे कि एक बार मैंडेट मिलने के बाद बार बार वही जो है गवर्नमेंट को रूल करे, देश को रूल करे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेटिंग इन द पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ दोज हु विल मेक डिसीजन ऑन आवर बिहाफ। हमारे बिहाफ में जो भी डिसीजन लेगा उसके लिए ये जरूरी है कि वो पीरियोडिक इलेक्शन को वो फेस करे और उसमें पास होकर के आए, तब जा कर के वो हमारे बिहाफ में वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है।
इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि जो भी वो अच्छा काम करें, जो भी वो बुरा काम करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी उस देश के लोगों के लिए होती है। तो द राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल इज एंश्योर्ड थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन एंड आवर वोट इज द प्रिंसिपल मीन बाय विच वी एक्सरसाइज द राइट। तो हम अपने वोटिंग राइट के थ्रू अपने इस पावर का यूज करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे बिहाफ में डिसीजन लेता है, हमारे बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेता है। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, और वो है इनसाइड इंडियाज इलेक्शन मशीनरी। इंडिया के अंदर इलेक्शन के लिए कौन कौन सी मशीनरी यूज किए जाते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट किए जाए। जो बहुत वास्ट और डाइवर्स कंट्री होते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं, जहाँ की मिलियंस ऑफ पीपल वोट में वोटिंग फंक्शंस में, वोटिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में, थाउजेंड्स की संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लॉ हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉ हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे देश में कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है हर एक लेवल पर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर ये मशीनरी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया जैसे वास्ट और डाइवर्स कंट्री के लिए, जहाँ पर इलेक्टोरल के लिए, इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर होती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के बिना इलेक्टोरल प्रोसेस का इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज सोशल मीडिया के ज़माने में। उसके अलावा जो वोटर्स होते हैं, वोटर जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस के सबसे बेस पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये सारे के सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे बहुत सारे जो पार्लियामेंट्री लॉ हैं, उन्होंने हमारे देश के इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग फंक्शंस और पावर जो है वो डिसाइड कर रखे हैं, ताकि ये सारे अपना अपना रोल प्ले कर सकें इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है। तो इलेक्टोरल सिस्टम में सबसे पहले तो जो लेजिस्लेचर होता है, उसमें जो भी सीटें होती हैं, उसमें वोट कास्ट को कैसे, वोटिंग का जो पैटर्न है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इलेक्शन के थ्रू, एक सक्सेसफुली इलेक्शन के थ्रू, वो सबसे पहला स्टेप होता है इस इलेक्टोरल सिस्टम का। और जब हम इसमें देखते हैं कि जो इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के होते हैं। एक देश के इलेक्टोरल सिस्टम दूसरे देश के इलेक्टोरल सिस्टम से डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था, उसको हम जनरली यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू हमारे देश में जनरली वोटिंग होती है लोकसभा के लिए, और जो हम लोकसभा और विधानसभा के जो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये होता है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जो कैंडिडेट होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट विन होता है इलेक्शन के अंदर। इसी को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं, उसके अलावा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं, वो हमारे देश में उसको करवाने के लिए जो दूसरा सिस्टम यूज किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दो तरह के इलेक्टोरल सिस्टम को हमारे देश में यूज किया, ताकि हमारे देश का इलेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसके थ्रू हम लोकसभा और विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, जिसके थ्रू हम
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडीज होते हैं जो अपने स्टेट्स के लिए या हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं उनके लिए जो लॉ होते हैं वो मेक करते हैं, वो बनाते हैं अपने स्टेट के लिए। और इलेक्शन जो होते हैं विधानसभा के वो भी इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, और उसमें भी FPTP इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो यूज किया जाता है। हमारे देश में जो 6 स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। बाकी जितने भी हमारे देश के स्टेट्स हैं वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल और बाई कैमरल क्या होता है, यानी कि एक हमारा जो लेजिस्लेचर है कुछ स्टेट के अंदर, जैसे ये 6 स्टेट के अंदर उनके 2 हाउसेस हैं, एक विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी जो जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं उनके लिए सिर्फ यूनिकैमरल यानी विधानसभा का ही सिस्टम है। और यहाँ अपर हाउस जो है उसको हम जनरली विधान परिषद बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पर अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, उसी तरह स्टेट लेवल पर जो अपर हाउस है वो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और जो लोअर हाउस होता है उसको हम विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। जो विधान परिषद होते हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड जो होते हैं वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो विधान परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो लोकल बॉडीज के मेंबर होते हैं या फिर जो ग्रेजुएट या टीचर्स जो होते हैं उनके लिए भी इस तरह से ये परिषद में उनके लिए सीटों का एलोकेशन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश में वर्क करता है। तो अभी हमने देखा इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, कैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वर्क करता है, कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है, ये सब हमने देखा। कैसे हम FPTP के थ्रू हम लोकसभा और विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या विधान परिषद या राज्यसभा के मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एक नया चीज़ जो इसमें NCERT ने ऐड किया है वो है इलेक्टोरल सिस्टम। इसके थ्रू NCERT ने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारे देश में FPTP के थ्रू इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए इस FPTP का यूज किया जाता है, इस इलेक्टोरल सिस्टम का, और जो राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है, इसको नाम दिया है हरित भूमि और स्वर्णलोक। ये जो बीच वाला जो मेजॉरिटी सिस्टम है ये हमारे देश में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसको यूज नहीं किया जाता है। इसकी बात हम नहीं करेंगे इसमें, हालांकि हम आपको बताएंगे कि इसके थ्रू क्या इस सिस्टम में रखा जाता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ एक इमेजिनरी एक टेबल बनाया गया है जिसके थ्रू एक जो कॉलम है इसको हरित भूमि और इसको स्वर्णलोक का नाम दिया गया है। पार्लियामेंट में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है इमेजिनरी तरीके से कि यहाँ 25 सीट्स हैं जिसके लिए 3 पार्टी जो है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। अब वो कैसे यहाँ पर वोट वर्क करेगा, कौन सी पार्टी इलेक्शन विन करेगी, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, हर पार्टी अपनी कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए वहाँ खड़ा करती है। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, इन तीनों पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसमें जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। चाहे ये मायने नहीं रखता है कि टोटल जितने भी वोट पड़े उसका 50% वोट उसे मिला या नहीं, उससे कम भी वोट मिलेगा, अगर उसका जो वोट है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों के अंदर तो वो जीत जाता है इलेक्शन। तो सपोज जैसे पार्टी ए जो है वो 40% वोट गेन करती है, पार्टी बी जो है 35% गेन करती है,
पार्टी सी 25% गेन करती है, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के थ्रू जो पार्टी ए है वो इलेक्शन जीत जाएगी और वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये एफपीटीपी जो है ये इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है और ये लोकसभा और विधानसभा के लिए इस सिस्टम को यूज किया जाता है हमारे देश के अंदर। दूसरा जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। हमने आपको ये बताया कि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए इस सीटों का यूज किया जाता है। खास करके जब हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि राज्यसभा के लिए हमारे देश में टोटल सीट है 100। तो जितने भी सीट जिस भी पार्टी को जितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स पड़े हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर या विधानसभा इलेक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली उनको सीटें जो हैं एलोकेट की जाती हैं राज्यसभा के अंदर। सपोज यहाँ पर 4 पार्टी हैं MNOP, तो एम पार्टी को मान लीजिए कि 40% वोट आए या एन पार्टी को 35% वोट आए, ओ पार्टी को 15% आए और पी पार्टी को 10% वोट आए, तो उसके प्रोपोर्शन में ही इनको राज्यसभा के अंदर सीटों का एलोकेशन मिलता है। 40% सीट पार्टी एम के लिए डिसाइड की जाती है, फिर 35% सीट एन के लिए, और ये सारे जो हैं कैंडिडेट जो पार्टीज होती हैं इतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स के लिए वो अपने कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट कराती हैं इलेक्शन के अंदर। इस तरह से जो पावर है वो प्रोपोर्शनेटली जो है शेयर किया जाता है राज्यसभा के अंदर। जैसे एम पार्टी को 40 सीटें मिली, एन पार्टी को 35 सीटें मिली, ओ पार्टी को 15% सीटें मिली और पी पार्टी को 10% सीटें मिली। तो जिस पार्टी ने जितना लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर वोट परसेंटेज गेन किया है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको राज्यसभा के अंदर सीट मिलती है। तो ये हमने देखा कि इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश में किस तरह से वर्क करता है, एफपीटीपी कैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में यूज किया जाता है, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है उसको हम राज्यसभा के इलेक्शन में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं तो अभी हमने देखा इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, कैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वर्क करता है, कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है, ये सब हमने देखा। कैसे हम एफपीटीपी के थ्रू हम लोकसभा और विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या विधान परिषद या राज्यसभा के मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एक नया चीज़ जो इसमें एनसीईआरटी ने ऐड किया है, वो है इलेक्टोरल सिस्टम। इसके थ्रू एनसीईआरटी ने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारे देश में एफपीटीपी के थ्रू इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए इस एफपीटीपी का यूज किया जाता है, इस इलेक्टोरल सिस्टम का, और जो राज्यसभा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है, इसको नाम दिया है हरित भूमि और स्वर्णालोक। ये जो बीच वाला जो मेजॉरिटी सिस्टम है ये हमारे देश में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसको यूज नहीं किया जाता है। इसकी बात हम नहीं करेंगे इसमें, हालांकि हम आपको बताएंगे कि इसके थ्रू क्या इस सिस्टम में रखा जाता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ एक इमेजिनरी एक टेबल बनाया गया है जिसके थ्रू एक जो कॉलम है इसको हरित भूमि और इसको स्वर्णालोक का नाम दिया गया है। पार्लियामेंट में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है इमेजिनरी तरीके से कि यहाँ 25 सीट्स हैं जिसके लिए 3 पार्टी जो है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। अब वो कैसे यहाँ पर वोट वर्क करेगा, कौन सी पार्टी इलेक्शन विन करेगी, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, हर पार्टी अपनी कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए वहाँ खड़ा करती है। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, इन तीनों पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसमें जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। चाहे ये मायने नहीं रखता है कि टोटल जितने भी वोट पड़े उसका 50% वोट उसे मिला या नहीं, उससे कम भी वोट मिलेगा, अगर उसका जो वोट है
वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों के अंदर, तो वो जीत जाता है इलेक्शन। तो सपोज जैसे पार्टी ए जो है वो 40% वोट गेन करती है, पार्टी बी जो है 35% गेन करती है, पार्टी सी 25% गेन करती है, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के थ्रू जो पार्टी ए है वो इलेक्शन जीत जाएगी और वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये एफपीटीपी जो है ये इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है और ये लोकसभा और विधानसभा के लिए इस सिस्टम को यूज किया जाता है हमारे देश के अंदर। दूसरा जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। हमने आपको ये बताया कि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए इस सीटों का यूज किया जाता है। खास करके जब हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि राज्यसभा के लिए हमारे देश में टोटल सीट है 100। तो जितने भी सीट जिस भी पार्टी को जितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स पड़े हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर या विधानसभा इलेक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली उनको सीटें जो हैं एलोकेट की जाती हैं राज्यसभा के अंदर। सपोज यहाँ पर 4 पार्टी हैं MNOP, तो एम पार्टी को मान लीजिए कि 40% वोट आए या एन पार्टी को 35% वोट आए, ओ पार्टी को 15% आए और पी पार्टी को 10% वोट आए, तो उसके प्रोपोर्शन में ही इनको राज्यसभा के अंदर सीटों का एलोकेशन मिलता है। 40% सीट पार्टी एम के लिए डिसाइड की जाती है, फिर 35% सीट एन के लिए, और ये सारे जो हैं कैंडिडेट जो पार्टीज होती हैं इतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स के लिए वो अपने कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट कराती हैं इलेक्शन के अंदर। इस तरह से जो पावर है वो प्रोपोर्शनेटली जो है शेयर किया जाता है राज्यसभा के अंदर। जैसे एम पार्टी को 40 सीटें मिली, एन पार्टी को 35 सीटें मिली, ओ पार्टी को 15% सीटें मिली और पी पार्टी को 10% सीटें मिली। तो जिस पार्टी ने जितना लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर वोट परसेंटेज गेन किया है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको राज्यसभा के अंदर सीट मिलती है। तो ये हमने देखा कि इलेक्टोरल सिस्टम हमारे देश में किस तरह से वर्क करता है, एफपीटीपी कैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में यूज किया जाता है, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है उसको हम राज्यसभा के इलेक्शन में यूज करते हैं। जो लॉ है वो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम लॉ के बारे में थोड़ा ब्रीफली एग्जामिन करेंगे। इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या लॉज हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ है वो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 RPA 1950 है, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है। उसके अलावे द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 भी हमारे देश के अंदर है, जिसके थ्रू हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है वो जनरली हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको कितने सीटें एलोकेट की जाएंगी उसके बारे में ये बताता है। एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में ये बताता है, और जो रिप्रेजेंटेशन और जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके बारे में भी ये बताता है। जो भी हमारे देश के जो वोटर हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है उनको हमारे देश में वोटिंग करने का राइट दिया गया है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो ये बताता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, और इलेक्शन के बाद अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी हमारे देश के इलेक्शन लॉ में ये बताया गया है। उसके अलावे हमारे देश के जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करने वाले, इलेक्शन कैंपेनिंग, वोटिंग प्रोसीजर, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सारे 1951 जो एक्ट है उसमें डिस्कस किया गया, उसमें बताया गया है। इन एक्ट्स के थ्रू ये हमारे देश के जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है इंडिया के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से बना रहे। तो ये जो लॉ है ये भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इलेक्शन कंडक्शन में।
जो कंडक्ट की जाती है हमारे देश में इलेक्शन, उसके लिए ये लॉ बनाए गए हैं 1950s के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, फिर 1951 ये हैं। ये सारे जो हैं अलग अलग इशूज पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेलिमिटेशन कमीशन क्या होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है। तो जनरली हम जब पार्लियामेंट की बात करें या फिर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनकी बात करें, तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको फिक्स नहीं किया है। क्यों नहीं फिक्स किया है? क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वो अलग अलग टाइम पर चेंज होते रहती हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया जाता है। बिना डेलिमिटेशन के जो पार्लियामेंट का जो एक मेंबर होता है जिसको एमपी बोलते हैं, वो जरूरी हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि दूसरा मेंबर जो है कोई बड़े स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ 25 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता हो। तो डेलिमिटेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जो सीट का जो नंबर ऑफ सीट होते हैं उसको डिटरमाइन करता है। उसके साथ साथ जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज होते हैं उसको भी हर एक स्टेट्स में इलेक्शन के लिए, वो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, उसके लिए वो फिक्स करता है। इसका मेन एम ये है कि ये जो सीटों का जो रेशियो है पॉपुलेशन के बेसिस पर, उसको सीटों के रेशियो को इक्वल बनाया जा सके, ताकि हमारे देश की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें हमारे इंडिया के सिटीजन्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ECI कहते हैं, वो जनरली क्या करता है, तो हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सुपरिटेंडेंस करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डायरेक्शन देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इलेक्शन कंडक्ट करने में जितने भी तरह के प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली जो एजेंसी है हमारे देश में, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, और उसके जो कि अपॉइंट होता है, जनरली वो सिविल सर्वेंट होता है, एक IAS ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। और उसको अपॉइंट करने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको उसके साथ कंसल्ट की जाती है, उसके कंसल्टेशन के बाद ही उसको अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको हम DM बोलते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, उसके अलावा तहसीलदार होते हैं, ये सब के सब ये स्टेट लेवल पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, और उनका अपॉइंटमेंट इलेक्शन गवर्नमेंट जो होती है स्टेट के अंदर उसके कंसल्टेशन के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा जितने भी इलेक्शन ड्यूटीज में जो भी ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, और भी बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं हमारे देश में। जो हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए जो इलेक्शन को होल्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। और जो हर एक स्टेट में जो विधानसभा के लिए इलेक्शन होते हैं उसको भी सुपरवाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हेल्प लेता है स्टेट लेवल के जो इलेक्टोरल जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी हेल्प से वो उस स्टेट में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है। तो अभी हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, और हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जनरली फंक्शन होता क्या है, वो करता क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इलेक्टोरल जो रोल होता है उसको क्रिएट करता है। कैसे करता है वो? ECI सेंड्स ऑफिशियल इनुमरेटर्स टू एवरी हाउस होल्ड टू कलेक्ट डेटा अबाउट द एलिजिबल इलेक्टर्स। ECI जो होता है वो एलिजिबल जितने भी इलेक्टर्स होते हैं उनका डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए वो ऑफिसर्स जो होता है उसको इल्यूमिनेट करता है। और
जैसे कि हमने डिस्कस किया है, स्टडी किया है पहले भी, जो सिटीजन्स होते हैं, जो सिर्फ इस सारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, अगर उसको वो फुलफिल करते हैं तो वही वोट कर सकते हैं। यानी उसके अलावा अगर वो वोट नहीं कर सकता है जो कि इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन सारे बेसिस पर, इन सारे जो इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उस डेटा के बेसिस पर वहाँ उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसको हम जनरली वोटर लिस्ट बोलते हैं। और ये हर जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है, ये पोलिंग स्टेशन वाइज बनाई जाती है। कई सारे पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जहाँ पे वोट डालने जाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग एरियाज में लोग वोट डालते हैं, तो उसको हम पोलिंग स्टेशन कहते हैं। एक ही शहर के अंदर कई सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं। ईसीआई क्या करता है? ईसीआई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कंडक्ट करता है, जो कि आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। ये जो SIR है, जिसके थ्रू ये हमारे देश की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो वैलिड वोटर हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ा जा सके, ऐड किया जा सके, वो इंश्योर करता है। जो बोगस वोटर हैं या जो बाहर से आए हुए हैं अवैध तरीके से, उनके लिए SIR जो है हमारे देश में अभी कई सारे स्टेट में हुआ भी है, जिसके लिए बहुत सारा डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें ये इन्वॉल्व है कि वोटर्स को अपडेट किया जाए, उनको वेरीफाई किया जाए और इलेक्टोरल जो रोल्स हैं उसको करेक्ट किया जाए। SIR के थ्रू ये इंश्योर की जाती है, इंश्योर करने की कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि जो भी एलिजिबल सिटीजन नहीं है हमारे देश में, उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए, और कोई भी एलिजिबल जो पर्सन है उसका जो नाम है इलेक्टोरल रोल के अंदर वो छूटना नहीं चाहिए। वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, यानी एलिजिबल का नाम होना चाहिए, और जो नॉन एलिजिबल हैं उनका नाम हटाया जाना चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा या सुना होगा कि कई सारे एरियाज में बोगस वोटर भी होते हैं। जैसे बहुत सारे बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए हैं, वो उन्होंने भी हमारे देश के वोटर लिस्ट में अपना नाम कई दूसरे तरीके से वो उन्होंने इलीगल तरीके से उन्होंने ऐड करवा रखा है। इसी को सही तरीके से बनाने के लिए हमारे देश की इलेक्शन कमीशन ने SIR जो है कंडक्ट किया है, जो आज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और ये जो एक्सरसाइज है वो इसलिए इंश्योर करती है कि जितने भी हमारे देश के अंदर वोटर्स हैं, खास करके यंग वोटर्स जो अभी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हुए हैं, उनका वो वोटर लिस्ट में नाम हो, किसी भी तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट से छूट ना जाए। और इस तरह से किसी भी, चाहे वो अवेयरनेस के लैकिंग में या और दूसरे भी रीजन हैं, उनके लैकिंग में उनका वोटर लिस्ट में नाम छूट जाए, इसको इंश्योर करने के लिए वो SIR हमारे देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये शुरू की है। और SIR ये भी करती है कि जो भी वोटर्स हैं, बहुत सारे वोटर्स जो अब नहीं हैं दुनिया के अंदर, वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनको या वो उन्होंने रेजिडेंस चेंज कर लिया है या डुप्लीकेट एनरोलमेंट करा रखा है, उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाए। ये सारा जो ड्यूटी है, जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है,